हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। वापस आज हम करेक्शन देखते हैं जो बचे हुए हमारे पेपर्स हैं उनमें। अब उन पेपर्स में करेक्शन बताने से पहले मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि कल जो मैंने आपको 10 तारीख के दोनों पेपर के करेक्शन बताए थे, उसमें जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें 2 क्वेश्चंस और हैं यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखे हैं, इनमें भी करेक्शन होंगे। ये ना वो कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये मैं कल आपको बता नहीं पाई थी इन दोनों क्वेश्चंस को, तो ये पहले देख लेते हैं हम, देन उसके बाद फिर हम 13 और 11 के करेक्शन को देखेंगे, ठीक है ना। उसमें सेक्शन नंबर 1 में एक क्वेश्चन था ये वाला कि हमें लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना था m फॉर विच दिस √3 - i⁻m इज ऑलवेज ए रियल एंड पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। कि ये जो नंबर है वो m की किस वैल्यू के लिए रियल एंड पॉजिटिव बनेगा। 4 ऑप्शन आपको गिवन थे, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी गिवन है, 6 गिवन है, तो हम यहाँ पे 6 तक इसको फाइंड करके देख लेंगे कौन सी पावर पे ये रियल और पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे। आप इसकी पावर 4 करेंगे, दैट मीन्स इसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व करने पे आपको ये वैल्यू मिलेगी। फिर वापस से इसकी पावर 6 लगाएंगे तो सॉल्व करने पे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी -64। तो ये जो वैल्यू है वो रियल तो है बट इट इज़ नॉट पॉजिटिव, बल्कि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि पॉजिटिव भी होना चाहिए रियल के साथ साथ। सो दैट मीन्स एक भी जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन के लिए भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर इसी शिफ्ट में सेक्शन नंबर 4 में ये क्वेश्चन था, वो कल मैं आपको बता नहीं पाई। इसमें भी करेक्शन है क्योंकि जो आंसर गिवन था आपको डी, वो यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, जो कि गलत है। इक्वल टू का साइन आना चाहिए था यहाँ पे। क्या क्वेश्चन था कि इफ़ s = 0,1 एक क्लोज इंटरवल है s और t एक क्लोज इंटरवल है 0,2 देन विच इज़ ट्रू। तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन थे। अब s अगर ये है 0,1, t ये है 0,2, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन होगा, वो ऑब्वियसली आपको ये दिख रहा होगा क्लोज इंटरवल 0,1। अब इनका जो सुप्रीमम होगा, जो क्लोज इंटरवल होता है उसको सुप्रीमम इन्फीमम, इनके जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वही होते हैं हमेशा। तो ये 0 तो हो जाएगा इन्फीमम और 1 क्या हो जाएगा सुप्रीमम। वैसे अपन s और t के भी सुप्रीमम इन्फीमम निकाल सकते हैं। तो s का तो होगा 0,1, ये इन्फीमम हो जाएगा सुप्रीमम। ऐसे t का ये इन्फीमम, ये सुप्रीमम। अब हमसे क्या बोला गया है, सुप्रीमम ऑफ s इंटरसेक्शन t, इसका जो सुप्रीमम है वो किसके इक्वल था, 1 के इक्वल, ठीक है ना। एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस कॉमा दिस, बट इट इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस 1 एंड 2 का मिनिमम क्या होगा 1, जो किसके इक्वल है, ये इसके सुप्रीमम के इक्वल है। तो इन दोनों के बीच में जो था वो इक्वल टू का साइन आना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है नॉट इक्वल टू, यही आंसर मेंशन कर रखा है। सो मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। आप इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और सॉल्यूशन आप ये प्रोवाइड करवा सकते हैं कि दिस इज सॉल्यूशन, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन और थे यहाँ पे, बाकी अब पेपर सही है। और 2 क्वेश्चन में कल जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, उसमें मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया था, उसका मैंने आपको सॉल्यूशन सेंड कर ही दिए थे टेलीग्राम चैनल पे, तो उनको आप करेक्ट कर लीजिए वहाँ पे। अब हम देखते हैं जो 11 सितंबर को पेपर हुआ था, पहले उसके करेक्शन, क्योंकि उसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं निकले, 3-4 ही करेक्शन हैं, तो पहले उनको देखते हैं। फिर उसके बाद हम 13 पे आते हैं, क्योंकि 13 वाले पेपर में ज़्यादा करेक्शन हैं, ठीक है ना। तो पहले हम 11 सितंबर के वाले पेपर के करेक्शन देखते हैं। अब ये यहाँ पे करेक्शंस हैं 11 तारीख के, जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था आपको 4:30 to 6:30 में। तो इसमें हम देखते हैं 1 बाय 1 क्या करेक्शन थे। तो नंबर 1 जो सेक्शन नंबर 1 था, उसमें एक क्वेश्चन था ये वाला जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि अब प्राइम p कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ द 2 स्क्वायर्स इफ़ ABCD 4 ऑप्शन। और आंसर जो था वो आई थिंक सो बी गिवन था आपकी आंसर शीट में कि p = 2 होगा और p इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। क्योंकि जो करेक्ट रिजल्ट है वो ये होता है, जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि एक प्राइम नंबर, कोई सा भी प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 2, एक ऐसा प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है, नॉट इक्वल टू 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 के इक्वल गिवन है। सो ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग तो ये वैसे ही गलत हो गया। सो एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि 2 से बड़ा है इज़ द सम ऑफ 2 स्क्वायर्स इफ़ एंड ओनली इफ़ p इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि 2 से बड़ा है उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2 स्क्वायर, कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ द p इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ का मीनिंग है कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो ये कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें
कि ऐसा कब मिलेगा कि रिमाइंडर 1 मिल जाए और पी प्राइम हो, तो जो सबसे लीस्ट प्राइम होगा, जो सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर होगा वो होगा यहाँ पे 5, जो कि 2 से बड़ा भी है। और पी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 का मीनिंग है कि जब आप इसमें कोई भी यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उसमें जब 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो रिमाइंडर 1 कब मिलेगा, जब पी की वैल्यू 5 होगी तो रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। या फिर उसके अलावा आप और भी कोई भी प्राइम नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको आप डिवाइड करने पे 1 आ जाए। बट लिस्ट नंबर तो क्या होगा 5, बट यहाँ पे एक भी नंबर ऐसा नहीं गिवन है। सो ये जो मैंने लिखा हुआ है ऑप्शन शुड बी ए, ये भी यहाँ पे गलत है। आप बोल देंगे ऑल द 4 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वहाँ पे इनकरेक्ट है। कि हम किसी भी प्राइम नंबर को सम ऑफ 2 स्क्वायर के फॉर्म में तब लिख सकते हैं जब ऐसा होगा, और जब ऐसा है तो हम किसी भी प्राइम जो कि 2 से बड़ा है उसको सम ऑफ द 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और क्या रीज़न है वो रीज़न ये बोल देंगे जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इस रीज़न की वजह से ये 4 ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, ठीक। अब सेक्शन नंबर 2 पे आते हैं। तो सेक्शन नंबर 2 में मैंने लिखा हुआ नो करेक्शन। इसके जो 20 क्वेश्चन थे सारे के सारे सही क्वेश्चन थे, कोई गलत नहीं है इसमें से। फिर सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन था ये मैट्रिक स्पेस वाला। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या गलत है, कैसे गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखी हुई है वो देखते हैं कि गिवन सेट एक्स एंड अ फंक्शन, क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर। एक फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से, वी से दैट अ पेयर एम इक्वल टू एक्स कॉमा डी इज ABCD 4 ऑप्शन, और ऑब्वियसली आंसर आपको दे रखा है मैट्रिक स्पेस। अब अगर मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन याद है अपने को, और सबको याद हो गया आई थिंक, तो मैट्रिक स्पेस क्या होता है, तो उसमें ये जो मैपिंग होती हैं दिस मैपिंग शुड बी मैट्रिक। और मैट्रिक बनने के लिए 4 कंडीशन यहाँ पर फुलफ़िल होती है, तब जाके ये जो मैपिंग है ये यहाँ पे मैट्रिक बनाती है, हम सबको पता है। अब ना तो यहाँ पे इस डी को मेंशन कर रखा है कि इट इज़ अ मैट्रिक, और ना ही यहाँ पे चारों कंडीशन के लिए कुछ मेंशन कर रखा है, बस बोल दिया कि इट इज़ अ फंक्शन एंड दिस पेयर इज़ ABCD 4 ऑप्शन। सो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस लैंग्वेज से हम ये नहीं बोल सकते कि दिस मैपिंग इज ए या दिस पेयर इज ए मैट्रिक स्पेस, दिस इज़ इनकम्प्लीट क्वेश्चन। और यहाँ पे आप बता देंगे कि यहाँ पे जो मैपिंग है इसको मैट्रिक नहीं बोला गया है, जब तक ये मैट्रिक नहीं होगा तब तक ये पेयर मैट्रिक स्पेस नहीं बनता है, ठीक। तो जिस वजह से ये जो क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे रॉन्ग है, आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेक्शन नंबर 3 में ही है दोनों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि कंप्यूट, अब यहाँ पे है इंटीग्रेशन एब्सोल्यूट ds, यानी हमें सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करना है। वेयर सी इज द कर्व इन विच द कॉन दिस इंटरसेक्ट द प्लेन z इक्वल टू 1, ठीक है, ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज व्यूड फ्रॉम पॉजिटिव z एक्सिस। ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। अब ये जो यहाँ पे सरफेस गिवन है, यदि हम इसको प्लॉट करेंगे तो आपको एक क्लोज सरफेस मिलेगी इस तरीके से। अगर सरफेस क्लोज होती है देन दिस सरफेस इंटीग्रल कैन बी सॉल्व बाय GD थ्योरम एंड इट इज इक्वल टू दिस वन डाइवर्जेंस ऑफ f dv, ठीक। अब हम इसको सॉल्व तो तब करेंगे ना जब हमें यहाँ पे f फैक्टर, जो वेक्टर फील्ड है वो हमें पता होगा कि जो f फैक्टर है वो होगा क्या। तो f फैक्टर कहीं भी किसी पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है, और आंसर गिवन है इन्होंने π/2। तो हम सॉल्व किसको करेंगे, डाइवर्जेंस किसका निकालेंगे और आंसर कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो था वेक्टर फील्ड f वो यहाँ पे मिसिंग था, इस वजह से ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। ऑब्जेक्शन उठाने के लिए आप बोल सकते हैं कि हियर दिस f फैक्टर इज द मिसिंग, ठीक। अब ऐसे ही सेक्शन नंबर 3 में वन मोर क्वेश्चन है ये वाला पावर सीरीज का, कि कंसिडर अ पावर सीरीज ऑफ दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और 4 ऑप्शन आपको गिवन है। और ये जो चारों ऑप्शन हैं इसमें आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है। अब जब भी पावर सीरीज में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता है तो हमें उसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होता है, तो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो अगर इस पावर सीरीज को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें यहाँ पे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में an लिखा हुआ है। जो पावर सीरीज होती है वो बेसिकली होती है an, और यहाँ पे जो भी होता है x माइनस a की पावर n। तो ये जो an है वो इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अभी कौन सी मैथमेटिक्स लगाई है आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता ऐसी मैथ्स कौन सी है। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन उठाना है कि दिस सिंबल इज़ नॉट क्लियर, सो वी कांट फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब जो आंसर इन्होंने गिवन था यहाँ पे बी ऑप्शन, वो इस तरीके से मिलेगा कि मैंने बस थोड़ा सा एक आइडिया लगाया है कि यहाँ पे जो भी एन था उसको सॉल्व करने पे आपको आर की वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है कि ये जो होगा यहाँ पे
x प्लस 2 इट इज़ लेस देन 1, जो भी r आता है उससे लेस देन 1 होता है, एंड इट इज़ अवर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -3 से -1, जो कि यहाँ आंसर में गिवन था, ठीक है ना। वो तब मिलेगा जब हम यहाँ पे r फाइंड कर पाएंगे, और r के लिए हमें n चाहिए, जो n तो पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस वजह से ये क्वेश्चन भी गलत है। आप बोल देना कि दिस सिंबल इज़ नॉट क्लियर टू अस, सो दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वन मोर क्वेश्चन था, सेक्शन नंबर 3 में है ये भी। इसमें थोड़े से क्या सिंबल्स गलत हैं और लैंग्वेज भी सही नहीं है यहाँ पे, तो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या गलत है इसमें। गिवन था कि इफ़ AR इज अ वेक्टर फील्ड एंड वी वांट टू कंप्यूट द टोटल फ्लक्स ऑफ अ फील्ड अक्रॉस द सरफेस। अब टोटल फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स सरफेस इंटीग्रली होता है बेसिकली, ये जो हम होता है F वेक्टर डॉट n कैप इंटू ds, इसी को हम फ्लक्स बोलते हैं यहाँ पे। दैट बाउंड्स द वॉल्यूम। अब अगर हमें ये फाइंड करना है सरफेस इंटीग्रल, तो उस केस में हम GD थ्योरम लगाते हैं, वो हमें पता है। तो देन ये अब यहाँ पे ये जो सरफेस इंटीग्रल डिफाइन कर रखा है इस तरीके से, ये डिफाइंड ही गलत हो रहा है। ये जो S था वो बेसिकली तो यहाँ पे आना चाहिए था इंटीग्रेशन के साइन के अंदर, वो अंदर लिखा हुआ है, तो मैथमेटिकली तो पूरा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो गलत है। ऐसा कोई फ्लक्स होता ही नहीं है, फ्लक्स की डेफिनेशन ये होती नहीं है। और मोर करेक्ट यहाँ पे ये होना चाहिए था, n कैप भी गायब है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर A डॉट ds, ये कुछ होता नहीं है, हमेशा होता है A डॉट n कैप इंटू ds। तो जो मोस्ट करेक्ट सिंबल है वो तो ये होना चाहिए था, जिसको इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आंसर में क्या दे रखा है, B दे रखा है। अब ये भी पूरा ही गलत है। अगर हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो उसमें ये जो डॉट होता है, इस डॉट का मीनिंग हम ये समझते हैं डॉट प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल डॉट, ठीक है ना। अब अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो डाइवर्जेंस और डीवी के बीच में कब से डॉट लगने लग गया। डाइवर्जेंस है स्केलर क्वांटिटी, एंड डीवी ये भी dx dy dz है, बहुत सारे स्केलर, तो इन दोनों के बीच में डॉट लगा रखा है, तो एक तो ये चीज़ गलत है, और एक v से मल्टीप्लाई कर रखा है, जबकि v क्या होना चाहिए, वैसे तो इंटीग्रेशन साइन के अंदर आना चाहिए। दैट मीन्स इसका मीनिंग होता है कि हम यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंटीग्रेशन के नीचे v लिख देते हैं तो सबसे पहले तो मैंने लिखा कि ये इस तरीके से होना चाहिए था, और जो ज़्यादा करेक्ट है वो इस तरीके से होना चाहिए था, इंटीग्रेशन v डाइवर्जेंस ऑफ a इंटू डी, तो ये इसका आंसर होना चाहिए था। ये क्वेश्चन होना चाहिए था जिसमें दोनों ही चीज़ें आपको गलत दे रखी हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम की लैंग्वेज नहीं है कि अगर हम एक अच्छा स्टैंडर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर DSSS का, तो उसमें इस टाइप की जो प्रिंटिंग है वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो इस टाइप के हमें क्वेश्चन प्रिंट करके देंगे, कि हम अपना लॉजिक से सोचें वहाँ पे कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है और इसका आंसर अच्छा ऐसा हो सकता है। यह तो ये एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम का लेवल नहीं है इस टाइप का जो इस पर पेपर टाइप किया गया है। तो आप इसमें चाहें तो इसमें भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अब पता नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उनकी मर्ज़ी, बट आप बता देना। और ये जो मैंने मेंशन कर रखा है वही ये चीज़ आप मेंशन कर देना ऑब्जेक्शन में भी, ये सिंबल ऐसा होना चाहिए था, ये सिंबल ऐसा होना चाहिए था, इसलिए क्वेश्चन गलत है। अब सेक्शन नंबर जो 4 और 5 है इसमें मैंने लिखा कोई करेक्शन नहीं है, इसमें सारे क्वेश्चन सही थे। तो ये आपका 11 तारीख का जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसके मैंने सारे करेक्शन बता दिए। मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की थी पूरे 90 क्वेश्चन को अच्छे से देख के सॉल्व करके जितने करेक्शन हो सके मैक्सिमम निकालने की। अगर फिर भी आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके या मेल करके बता देना, तो मैं उसको चेक करके फिर आपको बता दूँगी कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं 13 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसकी करेक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये 13 तारीख का जो आपको पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में उसके करेक्शंस हैं। तो उसमें मैंने लिखा कि सेक्शन नंबर 1 में तो कोई करेक्शन नहीं है, इसमें पूरे 20 क्वेश्चन सही थे। अब जो सेक्शन नंबर 2 था उसमें यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन तो मिसिंग ही थे। क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखे हो और ऑप्शन दे रखे हो और आपसे बोला गया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब जब क्वेश्चन ही मेंशन नहीं है तो हम आंसर कैसे बताएंगे उन क्वेश्चन का। तो आप इन सभी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए, और एक जो क्वेश्चन था वो गलत था। यहाँ पे ये क्वेश्चन था यहाँ पे सीरीज पे, क्या था कि अ सीरीज समेशन ए एन कन्वर्ज फिर डेट इफ़ समेशन ए एन लेस देन इन्फिनिटी। अब ये किसकी डेफिनेशन है और आंसर दे रखा था एब्सोल्युटली। मीन्स अ सीरीज कन्वर्ज होगी एब्सोल्युटली कब, जब समेशन ए एन लेस देन इन्फिनिटी हो। तो ये यहाँ पर रॉन्ग डेफिनेशन है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज की ये डेफिनेशन होती है जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है बेसिकली।
कि रियल या कॉम्प्लेक्स सीरीज दिस वन इज सेड टू बी कन्वर्ज एब्सोल्युटली। तो यहाँ जो फिलिंग इन द ब्लैंक था उसमें एब्सोल्युटली आएगा, बट कब आएगा? इफ़ दिस मोड सीरीज, ये जो ए एन की जब मोड सीरीज होती है, इट इज़ इक्वल टू एल एंड दिस एल इज फॉर सम रियल नंबर। तो लेस देन इन्फिनिटी, आप एक बार के लिए हम इस स्टेटमेंट को सही भी मान लेते हैं अगर यहाँ पे मोड लगा होता, बट यहाँ पे मोड नहीं लगा हुआ, केवल समेशन एन गिवन है। तो इस टाइप की कोई डेफिनेशन नहीं होती एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़ की। जो करेक्ट डेफिनेशन होती है वो ये होती है जो मैंने मेंशन कर रखी है। तो आप इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इजीली। तो सेक्शन नंबर 2 में 5 करेक्शन थे। अब सेक्शन नंबर 3 और 4 के करेक्शन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी सेक्शन नंबर 3 में कुछ करेक्शंस हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था कि फाइंड द प्रिज्म वॉल्यूम इन द ऑर्डर डी जेड डी वाई डी एक्स एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ था 6 ऑर्डर आर पॉसिबल, ठीक है ना, और ऑप्शन दे दिए और आंसर दे दिया 3। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रिज्म है वो मेंशन नहीं किया, क्योंकि प्रिज्म कई टाइप के होते हैं, मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। और उसके बाद फिर प्रिज्म के लिए हमें बेस, हाइट और लेंथ की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, बट डी जेड डी वाई और डी एक्स की फॉर्म में फाइंड करें, ये दे दिया। तो उनके लेंथ, विड्थ एंड हाइट क्या है वो मेंशन नहीं की, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं वैसे तो इनकम्प्लीट है। अब इसमें होता क्या है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला ये होता है बेस एरिया इनटू लेंथ। अब जो प्रिज्म होते हैं वो इतने टाइप के हो सकते हैं। एक तो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है जिसका जो वॉल्यूम होगा वो ये होता है 1/2 ABH। ABH वो होता है लेंथ, विड्थ एंड हाइट। फिर उसके बाद रेक्टेंगल प्रिज्म होता है जिसका फॉर्मूला ये होता है LBH। फिर पेंटागोनल प्रिज्म होता है जिसका वॉल्यूम जो होता है वो ये होता है 5/2 ABH। फिर हेक्सागोनल प्रिज्म होता है जिसका वॉल्यूम होता है 3 ABH। तो इन्होंने यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो बेसिकली मेरे ख्याल से इस प्रिज्म के लिए पूछा था, क्योंकि हेक्सागोनल का मीनिंग है जिसमें 6 यहाँ पे उसके वर्टिसेस होंगे, और 6 ऑर्डर आप पॉसिबल का मीनिंग है कि इसके लिए पूछा गया है नंबर 1। अब जो आंसर होगा वो 3 ABH होता है। जैसे जैसे लेंथ, विड्थ एंड हाइट चेंज होती है वैसे वैसे हेक्सागोनल प्रिज्म का जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होगा। अब इन्होंने यहाँ पे ABH का कंसिडर किया, 1 कंसिडर किया और आंसर दे दिया 3, बट हमें क्या पता है कि यहाँ पर लेंथ, विड्थ, हाइट 1 हमें कंसिडर करनी है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो इसमें क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही हिडन ट्रायल वाले मेथड के, हाँ हमें खुद को सोचना होगा, पहले तो क्वेश्चन में सोचना है फिर ऑप्शन में सोचना है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग है, आप ऑब्जेक्शन उठा के बोल देना कि इट इज़ इनकम्प्लीट क्वेश्चन एंड हियर लेंथ, विड्थ, हाइट इज़ नॉट गिवन, तो वी कांट आइडेंटिफाई द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। एक तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगेगा। एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, ये फंक्शन से रिलेटेड है, बट इसकी जो लैंग्वेज है वो भी कुछ क्लियर नहीं है कि विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू लिमिट ऑफ अ फंक्शन। पहले बात तो क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है, फिर जो ऑप्शन दे रखे हैं कि द कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल, द पावर रूल, द कॉन्स्टेंट फंक्शन रूल एंड द एडिशनल रूल। अब ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है मुझे खुद को ही क्लियर नहीं हुआ कि कहना क्या चाह रहा है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा बस लॉजिक लगाया है, थोड़ा सा अंदाज़ा ये लगाया है कि शायद ये पूछना चाह रहे होंगे कि विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू लिमिट ऑफ अ फंक्शन। मीन्स अगर किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं तो लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए इनमें से कौन सा रूल अप्लाई नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो चारों रूल अप्लाई होते हैं, और मैंने मेंशन भी कर रखे हैं कि इफ़ लिमिट ऑफ 2 फंक्शन, जैसे फंक्शन के हम लिमिट निकालते हैं और 2 फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे उनकी जो सम की लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करेगी। तो ये सम रूल जो एडिशन रूल है वो भी अप्लाई होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन पे। तो डी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था कि वो अप्लाई नहीं होता है, मेरे अकॉर्डिंग अप्लाई होता है। फिर यहाँ पे दे रखा है पावर रूल। पावर रूल का मीनिंग अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा है और उसकी लिमिट निकालते हैं तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है तब भी हमारे पास मेथड है सॉल्व करने के लिए, तो पावर रूल भी अप्लाई होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए। फिर उसके बाद ए ऑप्शन में दे रखा है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब कांस्टेंट मल्टीपल का मीनिंग ये होना चाहिए कि फंक्शन को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे फिर लिमिट निकालें, तो ये लिमिट कैन बी फाइंड। जो सी होता है वो बाहर आ जाता है और फंक्शन की लिमिट आप फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये तो मेंशन कर ही नहीं रखा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर दी नहीं करी, हम तो वो मान के चल रहे हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। और जो सी ऑप्शन है उसमें दे रखा था कांस्टेंट फंक्शन रूल। अब कांस्टेंट फंक्शन रूल का मीनिंग जो मुझे समझ में आया वो मैंने यहाँ पे लिखा कि फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। अब किसी कांस्टेंट फंक्शन की अगर आप लिमिट निकालेंगे तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल ही आएगी। अगर फंक्शन ही कांस्टेंट है तो लिमिट क्या फाइंड करना, लिमिट तो उसी के इक्वल होगी। तो दिस रूल इज ऑल्सो फॉलो। दिस ऑल 4 ऑप्शंस आर रॉन्ग।
और ये क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं रॉन्ग है, कुछ इसकी लैंग्वेज यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो आप चाहें तो इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी सेक्शन नंबर 3 में कुछ और क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं क्या इनमें एरर हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें गिवन था द टोटल फ्लक्स एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस थ्रू एवरी क्लोज कर्व इज ABCD 4 ऑप्शन, और आंसर दे दिया था 0। यानी जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज कर्व के थ्रू जो पास आउट होगा वो हमेशा ही 0 होगा। ये क्वेश्चन ऐसे बोलना चाहता है, वो हमेशा 0 होगा, इसका मीनिंग ये है। बट दिस इज़ नॉट करेक्ट आंसर। क्यों नहीं है? पहले तो रिजल्ट ये होता है जो मैंने मेंशन कर रखा है, कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। कब 0 होता है? इफ़ अब कंडीशन अप्लाई होगी तभी 0 होगा, ऑलवेज 0 नहीं होगा कि आप सभी क्लोज कर्व के लिए फ्लक्स को 0 बोल देंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर तो GD थ्योरम ख़त्म ही हो जाएगी। GD थ्योरम को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। GD थ्योरम में हम ऐसा बोलते हैं कि कर्व क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, और उसके अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम एनक्लोज होना चाहिए, तो फिर GD थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है या तो इनकम्प्लीट बोल सकते हैं आप कि इनकम्प्लीट है। अगर आंसर 0 दे रहे हैं तो आगे और भी कंडीशन लिखी होनी चाहिए थी, तो फिर हम इसका आंसर 0 दे सकते हैं। तो क्या होना चाहिए था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि दिस फ्लक्स इज 0 कब? इफ़ नो चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस। अगर सरफेस के द्वारा कोई चार्ज जो है वो एनक्लोज नहीं होगा तो फिर फ्लक्स 0 होगा। तो ये तो आ जाता है फिजिक्स के अंदर, कि फिजिक्स में हम ऐसा पढ़ते हैं। और अगर मैथमेटिक्सली देखते हैं तो हमें पता है कि दिस फ्लक्स इक्वल टू, हम GD थ्योरम पे क्या बोलते हैं कि ये जो फ्लक्स होता है वो इसके इक्वल होता है। अभी 0 कब होगा? जब किसी भी वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो या तो यहाँ पे ये चीज़ गिवन होनी चाहिए थी कि इस एफ का जो डाइवर्जेंस है वो 0 है, तो फिर टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा? तो आंसर 0। या फिर ये लैंग्वेज लिखी होनी चाहिए थी कि ये जो क्लोज सरफेस है इसमें कोई चार्ज यहाँ पे एनक्लोज नहीं है, तो फिर फ्लक्स 0 होगा। इन 2 कंडीशन के अलावा तीसरी कंडीशन नहीं है, और इन जनरल हम नहीं बोल सकते कि इट इज इक्वल टू 0। सो दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और ये जो रीज़न है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ एक इंटरमीडिएट वैल्यू पूछी गई थी फंक्शन की, कि ये फंक्शन इस टाइप से मेंशन कर दिया और इसकी इंटरमीडिएट वैल्यू बताएं, और ऑप्शन दे दिया और आंसर दे दिया D। अब ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू होती है उसके लिए नंबर 1 कोई ना कोई इंटरवल होना चाहिए, और उस इंटरवल में कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि इफ़ अ फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल A, B, ठीक। तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या कॉन्टीन्यूअस है, एंड इफ़ K इज ए नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अगर f ऑफ A और f ऑफ B के बीच में कोई नंबर है K, देन देयर मस्ट बी अ पॉइंट C इन इंटरवल A, B। तो इस इंटरवल में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा C, सच दैट f ऑफ C इक्वल टू K। तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा हो बेसिकली FC इक्वल टू, यानी K की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे क्या C पुट करेंगे हम कि हमें ये वैल्यू मिल जाए, तो वो आपको गिवन होना चाहिए था, तब जाके हम यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू निकाल सकते थे। या कुछ ना कुछ लैंग्वेज और थोड़ी गिवन होनी चाहिए थी जिससे कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए। केवल इस फंक्शन से हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते इंटरमीडिएट वैल्यू किसी भी फंक्शन की। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज ए इनकम्प्लीट क्वेश्चन, एंड वाई इनकम्प्लीट? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर होनी चाहिए थी जो मैंने मैंशन की है, उसमें तो कुछ मिसिंग है, ठीक है ना। तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक। अब सेक्शन नंबर 4 एंड 5 की भी करेक्शन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये जो सेक्शन नंबर 4 एंड 5 है, इन दोनों में एक ही करेक्शन है, तो वो क्या क्या करेक्शन है वो हम देख लेते हैं उनको 1 बाय 1। तो सेक्शन नंबर 4 में एक क्वेश्चन था ये कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज़ ABCD 4 ऑप्शन गिवन थे कि कॉन्ग्रुएंट है, नॉर्म स्पेस है, कंटिन्यूस है, टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वैसे तो ये दे रखा था बट इसका आंसर ये भी सही है D, कि एवरी मैट्रिक स्पेसेस आर नॉर्म स्पेस एंड साथ के साथ टोपोलॉजिकल स्पेस भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो ऑब्जेक्शन उठा के आप बोल सकते हैं कि दिस क्वेश्चन हैव 2 करेक्ट आंसर्स, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। ऐसे अब सेक्शन नंबर 5 में भी एक ही क्वेश्चन था जो गलत था। इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड लेट, अब ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये यहाँ पे ये जो सिंबल होता है वो ऑर्डर ऑफ G को डिनोट करता है हमेशा ग्रुप थ्योरी में, कि G को अगर आप इस तरीके से लिखते हैं
तो इसका मीनिंग है कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो ये है, बट ये क्या लिखा हुआ है, किस लैंग्वेज में ऑर्डर लिखा हुआ है, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता कि ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सो दिस लैंग्वेज इज़ अ रॉन्ग लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज से हम यहाँ पे ऑप्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि क्या पूछना चाहता है और क्या गिवन है। बाकी जो आंसर गिवन था वो मैंने वो मेंशन कर रखा है, ये तो करेक्ट आंसर है कि अ साइलोस पी सब ग्रुप इज अ नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट हैज द ओनली साइलोस पी सब ग्रुप। तो ऐसा होता है कि अगर कोई भी पी साइलोस सब ग्रुप नॉर्मल है तो वो इफ एंड ओनली इफ वो जो सब ग्रुप होगा वो यूनिक होगा, यानी वो केवल एक ही सब ग्रुप होगा, ऐसा, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है वो थ्योरी हमें क्लियर नहीं है यहाँ पे, कि उसकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं हो रही। कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा के बोल सकते हो कि ये जो गिवन है दिस लैंग्वेज इज नॉट क्लियर टू अस, सो वी कांट आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो एक करेक्शन आप इस क्वेश्चन में भी बोल सकते हैं। बाकी इसके अलावा मुझे कोई वो करेक्शन नहीं लगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके या मेल करके बोल सकते हो, तो मैं उसको चेक कर दूँगी वापस से, और अगर कुछ करेक्शन होगा तो वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही करेक्शन थे तो मैंने यहाँ पे शो किए हैं इस वीडियो में। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, and thank you for watching my videos guys. Thank you.